AF-35 हिंदी। एक और भगोड़ा TS। तकनीकी तौर पर नहीं, ये सिर्फ शक का मामला था। वे सिर्फ उस पर नजर रख रहे थे। बेचारा शायद किसी ऐसी चीज में फंस गया जो उसके बस की बात नहीं थी। जो भी हो, शहर छोड़कर जाना उसकी बेवकूफ़ी है। वो तो बस मरना चाहता है। उसने अभी तक तीसरे आयाम से बाहर कदम भी नहीं रखा है, लेकिन वह शहर की दीवारों के बाहर जिंदा रहना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है, वह किसके हाथों गिरेगा, किसी अपाहिज के या किसी जानवर के? चलो कुछ शर्त लगाते हैं। पहरेदार अपनी मनमर्जी से बोल रहे थे। उनके लिए, लियोनेल के लिए इतनी दूर से उनकी बातें सुन पाना नामुमकिन था। और अगर उन्हें पता भी होता कि लियोनेल उनकी बातें सुन सकता है, तो भी यह नामुमकिन था कि वे रुकते भी। अच्छा, उसके पास क्या विकल्प है? शायद उसे रहने की जगह नहीं मिली होगी और शायद वह इतना मूर्ख होगा कि एक तरफा टिकट लेकर यहां आ गया। क्या तुम्हें लगता है कि उसके जैसा कोई अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए टिकट भी खरीद सकता है? लियोनेल कड़वी मुस्कान के साथ बोला। यह सच था, उसके पास अभी पृथ्वी पर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि ऐसा इसलिए नहीं था कि वह ऐसा नहीं कर सकता था। पृथ्वी के विपरीत टेरन में टेलीपोर्टेशन पैड थे। इसका मतलब था कि लियोनेल को वापस जाने के लिए टियर 9 ब्लैक इनाम पाने के लिए किसी जोन में प्रवेश करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस उचित शुल्क देना था। इसमें केवल दो मुद्दे थे। पहला, उसे पृथ्वी के निर्देशांक की आवश्यकता थी। ये काफी सरल था, वह इसके बारे में शब्दकोश से पूछ सकता था। दूसरा मुद्दा भी उतना ही कठिन था, उसे वास्तव में जाने की अनुमति दी जानी थी। हालांकि किसी ने कभी उसकी यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कही थी, फिर भी टेलीपोर्टेशन पैड शहरों के ही थे। जैसे उसे उनके होटलों में प्रवेश करने से रोका जा सकता था, वैसे ही उसे उनकी अन्य सेवाओं का उपयोग करने से भी रोका जा सकता था। जहां तक इस बात का सवाल है कि जो लोग उसकी हिम्मत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वे उसे जाने से क्यों रोक रहे थे, तो इसका भी एक कारण था। कोई भी किसी संदिग्ध व्यक्ति के भागने में भागीदार नहीं बनना चाहता था। कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। पहरेदार आपस में हंसने लगे। फिर भी आपको क्या लगता है कि वे भगोड़े कौन हैं जिनकी वे तलाश कर रहे हैं? पहरेदार चुप हो गए। सब उस नौसिखिए की तरफ देखने लगे जिसने इतना बेतुका सवाल पूछा था, मानो वे उसकी जिंदा खाल उधेड़ने के लिए बेताब थे। नौसिखिया को जैसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है, उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसने बुदबुदाकर माफी भी नहीं मांगी, इस उम्मीद में कि कोई उसकी बात पर ध्यान न दे। वे सभी जानते थे कि टेरन इस समय उथल-पुथल की स्थिति में है, एक तरह के दोराहे पर। कुछ लोग ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनकी दुनिया 5वें आयाम तक पहुंच जाए, जबकि अन्य को ऐसा करना बेकार लगता था। जैसे कि आंतरिक संघर्ष ही काफी बुरा नहीं था, पृष्ठभूमि से तार खींचने वाले लोग भी थे। और यह कहा जा सकता है कि जो लोग इन तारों को खींच रहे थे, वे ये सुनिश्चित करने में काफी निवेशित थे कि टेरन 5वें आयामी दुनिया बनने की अपनी संभावनाओं को त्याग दे। लियोनेल को गार्डों की अचानक खामोशी काफी दिलचस्प लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई और खुला राज हो जिसके बारे में सबको पता था, पर बोलने की हिम्मत नहीं थी। खैर, नौसिखिए ने विषय बदलने की कोशिश की। मैंने सुना है कि तलवारबाज के हाथों एक और शक्ति को नुकसान हुआ है। गार्डों ने उस नौसिखिए को अजीब नजरों से देखा। ये कैसा नाम होगा? मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने तो ये नाम नहीं सोचा था। मैंने सुना है कि वह एक औरत और राक्षस है, इसलिए उसे मॉन्स्ट्रेस कहते हैं। कहते हैं कि उसकी बनावट गोरिल्ला जैसी है और वह 3 मीटर लंबी तलवार चलाती है, इसलिए उसे स्वॉर्ड मॉन्स्ट्रेस कहते हैं। गार्डों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ उस नए खिलाड़ी की तरफ जोरदार लात मारी। क्या बेतुकी कहानी है? लियोनेल ने सिर हिलाया और चला गया। अब वे किसी ऐसी बात पर बात नहीं कर रहे थे जिसमें उसकी रुचि हो। तारांकन। काफी समय बाद जिस सड़क पर लियोनेल यात्रा कर रहा था, उसकी हालत खराब होती गई। धीरे धीरे ये संकरा और कम पक्की सड़क होती गई। जल्द ही इस पर घास फूस उगने लगे। अब तक लियोनेल शहर की सीमा से बाहर जा चुका था। जो भी अगले आधे घंटे में शहर के फाटकों तक पहुंचने की उम्मीद कर रहा था, वह बहुत पहले ही उससे आगे निकल चुका था। ये कहना सही होगा कि इस समय वह काफी अकेला था। जल्द ही समतल भूमि जंगल में बदलने लगी, जो तेजी से घना होता गया। इस बिंदु पर पहुंचने के बाद लियोनेल उच्च सतर्कता की स्थिति में पहुंच गया। यहां आते जाते शहर की ओर जा रहे दो समूहों से उसकी मुलाकात हुई। लेकिन दोनों ही समूहों में ऐसे लोग थे जिनके बारे में उसे लगता था कि वे उसकी किस्मत को कुचल सकते हैं। अगर उसके फटे पुराने कपड़े और कमजोरी न होती तो कोई नहीं जानता था कि उसे लूटा जाता या मार दिया जाता या नहीं।
इससे उसे दो बातें पता चली। सबसे पहले, इसका मतलब था कि चौथा आयाम एक बिल्कुल अलग चीज थी। लियोनेल को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस दुनिया का दबाव क्यों महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन वह ये भी जानता था कि सिर्फ इसी वजह से वह इसे कम नहीं आंक सकता था। दूसरा, लियोनेल को यह एहसास हुआ कि यदि वह इस दुनिया में यात्रा करना चाहता है तो उसके बीच ऐसे शक्तिशाली लोगों का होना व्यावहारिक रूप से आवश्यक है। बेशक, लियोनेल के पास एक फायदा था, उसकी आंतरिक दृष्टि। वह ज्यादातर मामलों में इस पर भरोसा कर सकता था और खतरे तक पहुंचने से पहले ही उसे चकमा दे सकता था। अपने आत्मिक दबाव को क्रिस्टलीकृत करने के बाद वह इस चौथे आयाम की दुनिया में भी आधा किलोमीटर दूर तक देख सकता था। पृथ्वी पर उसकी सीमा आसानी से 1 किलोमीटर से ज्यादा थी। लियोनेल केवल यही आशा कर सकता था कि आधा किलोमीटर की दूरी और उसकी सहज बुद्धि उसे सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त होगी। जब वह काफी गहराई तक चला गया तो लियोनेल जमीन में धंसने लगा। उद्धरण अब इसमें अधिक बल लगता है। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन वह अपनी शक्ति को यूं ही उंडेलता रहा। उसे पहले से ही पता था कि चौथे आयाम की दुनिया में आने के बाद कई चीजें और भी मुश्किल हो जाएंगी। वह बस इसे स्वीकार कर सकता था। जल्द ही लियोनेल का सिर सतह से गायब हो गया, पूरी तरह से गायब हो गया। उसके मन में एक ही मुख्य लक्ष्य था, उसे अपना फोर्स क्रिस्टलाइजेशन पूरा करना था और अपना 10वां नोड पूरा करना था। तभी उसे इस पिछड़ी दुनिया में रहने में कुछ और भरोसा मिल सकता था। लियोनेल जमीन में गहराई तक धंस गया और खंडित घन को बुलाया। सच कहूं तो वह इस इलाके में खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। पता नहीं किस तरह के शक्तिशाली जानवर जमीन खोदकर निकल सकते थे। इसके अलावा हालात अभी भी ऐसे ही थे, उस पर नजर रखी जा रही थी। ये भी पता नहीं था कि वे लोग उस जानकारी का क्या करेंगे। लियोनेल ने सिर हिलाया और एबोर्ड सेटिंग में दाखिल हो गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी बदकिस्मती से ऐसी स्थिति कैसे आ गई, लेकिन अब वह यहाँ था और वह इसका पूरा फायदा उठा सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि आयना के साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो? लियोनेल का दिल अचानक बैठ गया। उसे याद आया कि जब उसने आयना को यहाँ भेजा था तो वे सचमुच एक बमबारी से बाल बाल बचे थे। ये भी कहा जा सकता था कि उसकी हालत उसकी मौजूदा हालत से भी बदतर थी। ऊपर से वह बुरी तरह घायल थी और एक खूबसूरत औरत इस दुनिया में अकेली थी। कोई नहीं कह सकता था कि क्या हो जाए। लियोनेल ने उस बुरी भावना के बारे में सोचा और अपने दांत भींच लिए, मानो उसके आसपास की हवा में एक जानलेवा आभा छा गई हो। लियोनेल को इसका एहसास ही नहीं हुआ, न ही उसे एहसास हुआ कि कब अचानक उसमें इतनी खून की प्यास जाग उठी। लेकिन उसे बस इतना पता था कि अगर उन्होंने उसके सिर के एक बाल को भी छूने की हिम्मत की तो उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होगी कि उनके खिलाफ जाने का क्या नतीजा निकलेगा। लियोनेल ने अपने कपड़े उतार दिए और धीरे धीरे खुद को धोने लगा। ये कहना कठिन था कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा था या नहीं, लेकिन उसकी गतिविधियां इतनी व्यवस्थित और गतिशील थीं मानो उसका प्रत्येक कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हो। काफी देर बाद वह नहा धोकर तरोताजा हो गया। फिर वह अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेटकर फिर से सो गया। तारांकन। लियोनेल सुबह उठा तो उसे पहले से कहीं बेहतर महसूस हो रहा था। उसका शरीर मानो किसी शक्तिशाली झरने जैसा लग रहा था, जो आसमान में उछलने को तैयार था। उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं, यहाँ तक कि जो उसके अस्तित्व की गहराइयों में छिपी थीं। और उसका मन भी साफ था, पहली झपकी के बाद से भी ज्यादा साफ। इसके साथ ही उन्होंने लैब सिटिंग में प्रवेश किया और अपने पिता द्वारा छोड़े गए कई ब्लूप्रिंट पर अपनी नजरें गड़ा दी। सच तो यह है कि इन ब्लूप्रिंट्स पर कोई शक्तिशाली, राष्ट्र विनाशकारी खजाना नहीं दर्शाया गया था, बल्कि ये ज्यादातर लियोनेल के प्रशिक्षण के लिए मार्गदर्शक के रूप में लिखे गए थे। इसलिए इनमें से ज्यादातर वास्तव में दिव्य कवच बनाने के पहलुओं से संबंधित थे, क्योंकि यह एक बेहद जटिल प्रक्रिया थी। फोर्स क्राफ्टर्स का सामान्य नियम यह था कि ज्यादा पुर्जों वाले खजाने ज्यादा जटिल होते थे। इसलिए कोई भी कल्पना कर सकता था कि अपना दिव्य कवच बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। यहाँ तक कि सबसे साधारण डिजाइन में भी 40 से 50 से ज्यादा पुर्जे होते थे, जो कि मौजूदा लियोनेल से कहीं ज्यादा था। हालांकि लियोनेल अपने दिव्य कवच पर काम शुरू करने के लिए इन ब्लूप्रिंट्स की ओर नहीं देख रहा था। हालात ऐसे थे कि यह उसके समय का कोई सार्थक उपयोग नहीं था। लियोनेल ने इसे ध्यान से देखा और एक ब्लूप्रिंट चुना, फिर उसे अपने क्राफ्टर की मेज पर रख दिया। जो डिजाइन सामने आया वह कपड़ों का एक साधारण सेट था जो अच्छी सुरक्षा प्रदान कर सकता था।
कम से कम ये युद्ध में इतनी आसानी से नहीं टूटेंगे और लियोनेल को कम दिखाई देंगे। आखिरकार पृथ्वी के स्वेटपेंट इस नई दुनिया में काफी अजीब लग रहे थे। दिव्य कवच बनाने के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक था मानव शरीर को समझना और यह समझना कि उसके अंगों के संबंध में उसकी गति कैसी होती है। कपड़े सिलना उनके पिता द्वारा निर्धारित शुरुआती चरणों में से एक था। लियोनेल ने ब्लूप्रिंट को याद किया और ड्रीम स्कल्प्ट की मदद से उसे अपने दिमाग में अंकित कर लिया। फिर उसने सामग्री चुननी शुरू की। प्रोजेक्ट हंट आइलैंड पर बिताए समय की बदौलत लियोनेल के स्नो ग्लोब तीसरे आयाम के जानवरों से भर गए थे। मजबूत खाल वाले जानवरों को चुनना बस उंगली उठाकर इशारा करने भर का काम था। इस तरह एक नग्न लड़के द्वारा अपने कपड़ों का पहला सेट सिलने का एक अजीब दृश्य देखा जा सकता है। तारांकन तारांकन फू। लियोनेल ने अपने वस्त्रों को थपथपाया जिससे वे उसके शरीर पर कोड़े मारने जैसी गति में गिर पड़े। वे भारी चमड़े जैसी बनावट वाले थे और गहरे काले रंग के थे। वे उस स्टार के कपड़ों से मिलते जुलते डिजाइन के थे और संगठन के पार थे और उसकी कमर पर अलग अलग थे। लेकिन चूंकि लियोनेल किसी भी अनावश्यक परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें केवल अपनी नाभि के ठीक नीचे से एक बार अलग किया। इस तरह भारी होने के बावजूद ये वस्त्र उसकी गतिविधियों में बाधा नहीं डालेंगे। लबादों की तुलना में लियोनेल की पैंट ज्यादा ढीली और खुली हुई थी। वे असाधारण रूप से हल्के कपड़े से बनी थीं और जरा सी भी हरकत से फड़फड़ाने लगती थीं। गौर से देखने पर साफ पता चलता था कि कपड़ा उतना हल्का नहीं था जितना कि लियोनेल ने उसमें बुनी हुई फोस आर्ट्स ने उसे हल्का बना दिया था। बहुत अच्छा। लियोनेल ने अपने बालों को पीछे करते हुए सिर हिलाया। उसके लंबे बाल वाकई एक समस्या बनते जा रहे थे, लेकिन उन्हें काटना और भी मुश्किल था। दरअसल जैसे जैसे वह अपने शरीर को मजबूत बनाता गया, उसके बाल और भी मजबूत होते गए। लियोनेल अब चाहकर भी अपने बाल नहीं कटवा सकता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उनके बाल उसके शरीर से भी ज्यादा ताकतवर हैं। इस मुद्दे पर वह बस अपना सिर हिला सकता था और अपने कांसे जैसे बालों को अपनी पीठ के निचले हिस्से तक लहराने दे सकता था। वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि भविष्य में वह नर रापुंज़ेल न बन जाए। लियोनेल ने अपने गाउन उतार दिए और बिना शर्ट के हो गया। अब चूंकि उसे कुछ असली काम करना था, इसलिए इतनी भारी सुरक्षा पहनने की कोई जरूरत नहीं थी। नन्हा टॉली उत्साह से उछल पड़ा और मेज पर एक छोटे चांदी के बास्केटबॉल की तरह उछलने लगा। लियोनेल मुस्कुराया। जब से ब्लैक स्टार गहरी नींद में सो गया है, ये नन्हा सा अकेलापन महसूस कर रहा था। हालांकि दोनों हमेशा एक दूसरे से चिढ़ते रहते थे, लियोनेल समझ गया था कि वे एक दूसरे से थोड़ा प्यार करते थे। लियोनेल के मोनेट और वायलेट रेन से बाद में अपना जोन छोड़ने का मुख्य कारण ये था कि उसने अंकल मोंटेज के साथ अपने बचे हुए समय का उपयोग लिटिल ब्लैक स्टार में नकल का खून भरने में किया था। इस तरह वह ये सुनिश्चित कर सकता था कि कुछ भी गलत न हो। तो अभी तो छोटा ब्लैक स्टार खून के साथ घुल मिल रहा था, लेकिन जब तक लियोनेल अपना काम खत्म करेगा तब तक वह नन्हा सा लड़का उठकर चलने के लिए तैयार हो जाएगा। लियोनेल ने गहरी सांस ली और ध्यान करने लगा। वह अपने क्रिस्टलीकरण में पूर्णता प्राप्त करने के बहुत करीब था। एक बार जब वह ऐसा कर लेता तो समय आ जाता। धीरे धीरे बीतते जा रहे थे, लेकिन लियोनेल को उन पर ध्यान ही नहीं था। उसका शरीर पंख की तरह हल्का था, एक स्वाभाविक प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा था जो उसे मुश्किल भी नहीं लग रही थी। फिर एक दिन टकराना शू। लियोनेल के शरीर के चारों ओर गर्म भाप फैल गई। खैर, पहली नजर में तो ये सिर्फ भाप थी, लेकिन दूसरी बार देखने पर यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह असल में बल था। मूर्त बल। यह ऐसी शक्ति नहीं थी जिसे केवल आंतरिक दृष्टि वाले ही देख सकते थे। यहां तक कि वे नश्वर प्राणी भी, जो अपने जीवन में एक दिन भी इस शक्ति के संपर्क में नहीं आए थे, इसे बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते थे। इस तरह का चौंकाने वाला क्रिस्टलीकरण जिसकी पहुंच राजा आर्थर तक भी नहीं थी। लियोनेल ने गहरी सांस ली। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसके चारों ओर का घना कोहरा उसके शरीर में घुस रहा हो, उसके रोमछिद्रों से होकर उसकी आत्मा में प्रवेश कर रहा हो, जिससे उसे अतुलनीय ताजगी का अनुभव हो रहा हो। मैंने ये कर दिखाया। ये भी सशक्त चरण होना चाहिए। लियोनेल ने महसूस किया कि जब उसके शरीर ने अचानक इस तरह से अपनी सारी शक्ति को खींच लिया, तो उसका शरीर एक और बंधन तोड़कर मजबूत अवस्था में पहुंच गया। ये याद रखना जरूरी है कि तीसरे आयाम में अपने धातु शरीर को परिष्कृत करना 5 चरणों में विभाजित है। दुर्बल, मानक, प्रबल, श्रेष्ठ और पूर्णता चरण। इसे चौथे आयाम में प्रवेश के लिए रखी गई नींव माना जा सकता है।
यही एक और वजह थी कि लियोनेल को आयामी शुद्धि के बाकी हिस्से के न होने की चिंता नहीं थी। भले ही वह अपनी शक्ति से चौथे आयाम तक न पहुंच पाए, फिर भी वह अपनी आत्मिक शक्ति से ऐसा कर सकता था। वह अभी भी 4 ऋतुओं के दायरे को समझ सकता था और वह अपने धातु शरीर को भी चौथे आयाम में ला सकता था। चाहे वह इन तीनों में से कोई भी रास्ता हो, हर एक उसे चौथे आयाम की शक्ति प्रदान करता। तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है? अब हालात ऐसे थे कि अगर लियोनेल चाहता तो वह अपने धातु शरीर को इसी पल चौथे आयाम में ले जा सकता था। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने सभी 9 द्वार खोल दिए हैं, वह अपनी क्षमता को ऐसे कैसे बर्बाद कर सकता था? आगे बढ़ने से पहले उसे कम से कम उच्च स्तर तक पहुंचना ही था। लियोनेल ने अपनी बाहें फैलाईं। मेरा शरीर पहले से ही छद्म चतुर्थ आयामी अयस्क की शक्ति के करीब पहुंच रहा है। चतुर्थ आयामी संस्थाओं के लिए भी मुझे नुकसान पहुंचाना आसान नहीं होगा। लियोनेल ने एक गहरी सांस ली। इससे उसे अपने 10वें नोड के निर्माण के लिए और भी ज्यादा आश्वस्ति मिली। वह जानता था कि चाहे वह कितनी भी योजना बना ले, ये प्रक्रिया असंभव रूप से कष्टदायक होगी। आखिरकार वह स्वयं ब्रह्मांड द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। भले ही इसे व्यापक योजना में एक छोटी सी बाधा माना जा सकता है, लेकिन वर्तमान लियोनेल के लिए यह एक दुर्गम पर्वत था। लियोनेल ने खुद को ढालने के लिए गहरी सांस ली। फिर उसने एक और लंबा स्नान किया और गहरी नींद ली। आखिरकार वापस लौटा, उसका शरीर स्फूर्ति से लबालब भरा हुआ था। चाहे आप उसे किसी भी नजर से देखें, लियोनेल एक नुकीला भाला ही लग रहा था। कुछ दिन पहले उसने जो नफरत, अपमान और शिकायतें झेली थीं, वे सब उसकी धार बन गई थीं, उसकी धार को अकल्पनीय स्तर तक तेज कर रही थीं। चलो शुरू करते हैं। लियोनेल ने किसी विशेष व्यक्ति से बात नहीं की। उसकी सांस तीर की तरह निकली, जिससे उसके होठों के सामने का स्थान कांप उठा। वह पालथी मारकर बैठा था, उसके हाथों में गाढ़े दूधिया तरल की एक शीशी थी। यह कोई और नहीं बल्कि वह ओस थी जो उसने स्टेलेक्टाइट के लिए कई महीनों तक इकट्ठा की थी। एक नोट बनाने के लिए बस एक बूंद ही काफी थी, लेकिन लियोनेल के पास तो लगभग 1 दर्जन बूंदें थीं। उस क्षण लियोनेल ने पूरी ताकत से आयामी शुद्धि का संचार शुरू कर दिया। उसके तारों की घूर्णन गति तेज हो गई और उसका शरीर अचानक फूला हुआ महसूस हुआ। लियोनेल ने अपना दिमाग 2 दिशाओं में बांट लिया। दोनों दिशाओं में उसका ध्यान उसकी गुर्दों पर केंद्रित था। लियोनेल ने सब कुछ सोच समझकर तय कर लिया था। अगर वह एक एक करके अपने नोड्स बनाने की कोशिश करता तो 10वां नोड्स बनाते समय उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता। उसके पास बस एक ही मौका था कि वह दोनों नोड्स एक साथ बना ले। मौजूदा लियोनेल के लिए अपने मन को 2 दिशाओं में बांटना सांस लेने जितना आसान था। अपने आत्मिक दबाव को पूरी तरह से क्रिस्टलीकृत करने के बाद वह उसे पहले ही 8 दिशाओं में बांट सकता था। तो 2 दिशाओं में बांटना कोई समस्या कैसे हो सकती है? लियोनेल अपनी शक्ति का मार्गदर्शन करता है, अपनी जीवन ऊर्जा को उत्तेजित करता है, गुर्दे की कोशिकाओं को पुनर्व्यवस्थित करता है। गुर्दा शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग था। ये रक्त की कई अशुद्धियों को साफ करने के लिए जिम्मेदार था। हालांकि जिन लोगों को पहले कभी गुर्दे की पथरी हुई होगी, वे जानते होंगे कि एक छोटा सा कण भी सब कुछ बिगाड़ सकता है। लियोनेल के लिए अपनी कोशिकाओं को पुनः व्यवस्थित करना, हालांकि उतना खतरनाक नहीं था जितना कि जब उसने अपने मस्तिष्क के साथ ऐसा किया था, लेकिन तत्काल होने वाला दर्द निश्चित रूप से कहीं अधिक शक्तिशाली था। हालांकि बाहर से देखने पर कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता कि लियोनेल दर्द में है। सिर्फ 1 घंटे में लियोनेल ने 100 कोशिकाओं जितनी जगह को पुनर्व्यवस्थित कर दिया था, जिससे उसके 2 नोड्स के लिए एक अच्छा पॉकेट बन गया था। इस बिंदु तक दर्द के बावजूद सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। अब उसे बस अपने बनाए हुए पॉकेट्स में अपना नोड बनाना था और उन्हें अपने बाकी नोड्स से जोड़ना था। तब तक तीसरे आयाम में उसकी नींव पूरी तरह से तैयार हो चुकी होगी। लियोनेल की छाती चौड़ी हो गई, उसकी मोटी ताकत बढ़ गई। एक ही झटके में उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और उसकी पूरी शीशी गटक ली। टकराना। लियोनेल का शरीर अचानक एक आकार बड़ा हो गया। हालांकि यह जरा भी आनुपातिक नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका वजन अचानक 100 पाउंड बढ़ गया हो और उसका शरीर किसी भी पल फट जाएगा। हालांकि अपने धातु शरीर की ताकत के बल पर उसने खुद को संभाला, जबकि उसका चेहरा विकृत हो गया था। उसके होठों से खून बह रहा था, लेकिन उसने खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। उसी क्षण उसके शरीर की सारी शक्ति 2 स्थानों पर पहुंच गई और बिना किसी रोक टोक के एक नोड मार्ग बना दिया। लियोनेल का माथा कांप उठा, लेकिन उसने अपने दांतों को जोर से दबा लिया।
उसने अपने फूले हुए शरीर को दबाया, अपनी मांसपेशियों को दबाया और पूरी ताकत से खिंचाव दिया। न सिर्फ उसके शरीर में बल्कि लैब के फर्श पर भी दरारें पड़ने लगीं। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल धराशायी हो जाएगा। लेकिन ठीक उसी समय उसे लगा कि नोड पाथवेज पूरे हो गए हैं, एक उसके बाएं गुर्दे में और बाकी दो उसके दाएं गुर्दे में। जब लियोनेल परमानंद महसूस करने ही वाला था तो उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके शरीर के दाहिने हिस्से में चाकू घोंप दिया हो और उसे घुमा दिया हो। उस पल लियोनेल ने जिंदगी भर जिस निशान के बारे में शायद ही सोचा था वह अचानक भड़क उठा। उसके जिगर के पास एक हल्का सा निशान अचानक फट गया और एक तेज रोशनी फैल गई। आह! लियोनेल अपनी दहाड़ पर काबू नहीं रख सका। दर्द इतना भयानक था कि उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं, यहां तक कि सिर्फ उनकी सफेदी ही बची रही। उसका शरीर बेकाबू होकर ऐंठ रहा था। उसके सफल प्रयास का जिक्र करने की भी जरूरत नहीं थी। उसने अपनी शक्ति पर से पूरी तरह नियंत्रण खो दिया था। उसका शरीर फटकर बिखर गया था। वह जमीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर ऐंठ रहा था और उसके छिद्रों से खून रिस रहा था। निशान लगातार तेज जलता जा रहा था, उसके शरीर के एक तरफ फैल रहा था मानो उससे पूरा निगल जाएगा। लियोनेल ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस कारण से उससे लगा कि 9 नोड्स पर्याप्त नहीं थे, वह वास्तव में इस निशान के कारण था, जिसका उल्लेख उसके पिता ने उस नोट में किया था जो उन्होंने बहुत समय पहले उसके लिए छोड़ा था। लियोनेल को ऐसा लग रहा था जैसे कोई ब्लेड उसके अंगों को चीर रहा हो। उसने अपने पूरे जीवन में इस स्तर का दर्द कभी महसूस नहीं किया था। यह इस हद तक था कि कोई भी इच्छाशक्ति उसके मन को शांत नहीं रख पा रही थी। उसके शरीर की प्रक्रिया पर उसका जो भी नियंत्रण था वह पूरी तरह से खत्म हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसके पूरे शरीर में एक प्रचंड शक्ति उमड़ पड़ी। अगर कोई और इस तरह की स्थिति में होता तो कब का मर गया होता। दरअसल अगर उसने इतनी ओस निगल ली होती तो वही फट जाता। हालांकि लियोनेल की वर्तमान स्थिति का उसके द्वारा निली गई शक्ति की मात्रा से कोई लेना देना नहीं था। वास्तव में इसका 10वां नोड बनाने की उसकी कोशिश से भी कोई लेना देना नहीं था। ये पूरी तरह से उसके कूल्हे में मरोड़ते दर्द से संबंधित था। इस हद तक लियोनेल को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता ने उसके कूल्हे के ऊपर के निशान का जिक्र क्यों किया। लियोनेल को कभी पता ही नहीं चला कि वह निशान कहां से आया है। चूंकि वह फुटबॉल खेलता था इसलिए उसने शुरू में इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। इस खेल को खेलने वाले हर व्यक्ति को चोटें अचानक लग जाती थीं। पिछले मैच में उसकी पसलियां भी टूट गई थीं, तो फिर वह उस बमुश्किल दिखाई देने वाले निशान के बारे में इतना क्यों सोचता। हालांकि लियोनेल ने कभी नहीं सोचा होगा कि इतनी छोटी सी बात इस स्तर तक बढ़ जाएगी। लियोनेल का दिमाग पूरी तरह से खाली था। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गई थीं, जिससे उसकी नज़र पूरी तरह से काली हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बस दर्द ही महसूस हो रहा था, बस उसकी चीखें ही सुनाई दे रही थीं, बस अपने ही खून की धातु जैसी बदबू ही उसे महसूस हो रही थी। फिर सब कुछ धुंधला सा होने लगा, मानो उसकी जिंदगी किसी ऐसी डोर से खींची जा रही हो जो उसके नियंत्रण से बाहर हो। वह मौत के और करीब पहुंच गया। और शायद सबसे बुरी बात यह थी कि लियोनेल को इसकी भनक तक नहीं लगी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी इच्छाशक्ति पर्याप्त रूप से संयमित नहीं थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि ये दर्द वास्तव में उसके शरीर की सीमाओं से परे था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वह अपना भाग्य बदल सके। तारांकन लियोनेल जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। तभी साइद को आखिरकार वो रिपोर्ट मिल गई जिसका वो कई दिनों से इंतजार कर रहा था। उसे पढ़कर उसकी भौहें तन गईं। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करे ये काम। इंसुलक्स डायबिटिक। उनके संगठन के स्तर को देखते हुए तीसरे आयाम के अस्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत आसान था। हालांकि लियोनेल की जानकारी बहुत अजीब थी। एक तो ये कि उनके दादा अपनी दुनिया के सम्राट थे। एक ही शक्ति के अधीन एक विश्व का एकीकृत होना शुरू से ही अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था। यह एक असाधारण उपलब्धि थी और किसी भी साधारण अस्तित्व के लिए इसे पूरा करना असंभव था, खासकर जब वह पृथ्वी जैसी इतनी प्रतिभाओं से युक्त विश्व हो। सिर्फ यही बात साइद को नाराज करने के लिए काफी नहीं थी। छद्म चतुर्थ आयाम वाली दुनिया के सम्राट की भला किसे परवाह थी। अगर पृथ्वी छद्म पंचम आयाम वाली दुनिया होती तो उसे परेशानी हो सकती थी, लेकिन वे इससे बिल्कुल दूर थे। जिस बात ने उन्हें आश्चर्यचकित किया वह जानकारी नहीं थी, बल्कि जानकारी का अभाव था। सबसे पहले लियोनेल की नानी और सम्राट फॉक्स की पत्नी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हद तो ये थी कि वे उसका नाम भी नहीं ढूंढ पाए थे। न जन्म रिकॉर्ड, न नाम, न मृत्यु प्रमाण पत्र।
कुछ भी नहीं। मानो इतना ही काफी नहीं था, उसकी माँ इस दुनिया से गायब हो गई थी। दशकों से उसका कोई पता नहीं चला था। दरअसल वह जितने समय के लिए गायब हुई थी, वह लियोनेल की अपनी उम्र से भी कहीं ज्यादा था, जो कुछ लोगों को हैरान करने के लिए काफी था। फिर लियोनेल के पिता थे। उनके साथ समस्या ये थी कि वे गायब नहीं हुए थे, बल्कि अचानक प्रकट हो गए थे। उनके जन्म और प्रारंभिक जीवन के रिकॉर्ड बहुत ही स्पष्ट रूप से जाली थे, लेकिन साइट के संगठन के लिए यह पता लगाना बहुत आसान था कि ये रिकॉर्ड कितने नकली थे। इसके अलावा मेटामॉर्फोसिस शुरू होते ही वह अचानक गायब हो गया। उसका एक भी रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं। इसके अलावा लियोनेल स्वयं भी वहां मौजूद थे। संक्षेप में उस लड़के को उपद्रवी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक किले का लगभग विनाश, कई गुप्त परिवार के सदस्यों की हत्या, पृथ्वी के विद्रोहियों के साथ झगड़ा। बेशक इनमें से कोई भी बात साइट को हिलाने के लिए काफी नहीं थी। उसे क्या फर्क पड़ता कि एक किशोर इतने कमजोर संगठनों के खिलाफ क्या करता है। असली मुद्दा यह था कि ये सब एक साथ कैसे काम करते हैं। इस समय पृथ्वी पर कई संगठन नजर गड़ाए हुए थे। दरअसल साइट को जो मिशन दिया गया था, उसके बिना भी पृथ्वी उसकी नजर में थी। यह उन चीजों में से एक थी जिसके बारे में आम जनता को कुछ पता नहीं था, जबकि कुछ प्रभावशाली लोग पहले से ही इसका फायदा उठा रहे थे। साइट ये जानना चाहता था कि क्या लियोनेल और उसका रहस्यमय परिवार उन लोगों में से था जो पृथ्वी को एक पाई के रूप में देखते थे और उसका एक टुकड़ा चाहते थे। यदि ऐसा है तो साइट सत्ता संघर्ष में बलि का बकरा बन सकता है, केवल इस तथ्य के आधार पर कि वह इतना दुर्भाग्यशाली था कि उसे यह मिशन सौंपा गया। ये सोचते सोचते साइट की धंसी हुई आंखें सिकुड़ जाती हैं और उसका पहले से ही पीला चेहरा और भी सफेद हो जाता है। जब वह इतने गहरे विचारों में डूबा तो उसका खून मानो धीमा पड़ गया, जिससे वह और भी ज्यादा भूत जैसा लगने लगा। अब मैं जो भी कदम उठाऊं, उसे अत्यंत गोपनीयता के साथ उठाना होगा। साइट जानता था कि उसके पास इस मिशन को ठुकराने का कोई विकल्प नहीं था। यह तो बस कमजोरों की दुर्दशा थी। हालांकि वह ये भी जानता था कि उसका संगठन भी उससे यूं ही नहीं छोड़ेगा। अगर उन्होंने ऐसी मिसाल कायम की तो जल्द ही कोई भी उनके लिए काम करने को तैयार नहीं होगा। इसका अंततः यही मतलब था कि उसे उचित मात्रा में संदेह का बीज बोना होगा। जब तक इस बात के निर्णायक प्रमाण न हो कि उसने ही यह कृत्य किया है, तब तक उसे अपने लिए एक निश्चित स्तर की सुरक्षा बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। जहां वह अब है। साइट ने अंततः उस सेवक को पलट दिया जो अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। हमारी जानकारी के अनुसार वह टेलीपोर्टेशन टिकट का इस्तेमाल करके बहुत पहले ही पृथ्वी छोड़ चुका है। लेकिन चूंकि ये टिकट किसी व्यक्ति को केवल एक चतुर्थांश में ही टेलीपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए वह केवल लगभग 200 दुनियाओं में ही जा सकता था। उन सभी के टेलीपोर्टेशन रिकॉर्ड देखने के बाद 5 दुनियाएं ऐसी हैं जो समय के अनुकूल हैं और केवल एक लियोनेल मोरालेस के नाम दर्ज है। वह इस समय टेरन निर्देशांक XXX पर होना चाहिए। साइट ने सिर हिलाया, सब कुछ तैयार कर लो। मैं 1 घंटे के अंदर निकल जाना चाहता हूँ। हाँ। साइट टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म पर उतरा। अपने आसपास देखने के बजाय उसने एक क्षण के लिए भौहें सिकुड़ी और अपनी आंखें बंद कर ली, तथा धीरे धीरे अपनी स्थिति में वापस आ गया। हालांकि यह संगठन द्वारा उपलब्ध कराए गए सबसे गुप्त स्थान पर एक निजी टेलीपोर्टेशन पैड था, फिर भी साइट की अगवानी के लिए पहले से ही 2 व्यक्ति तैयार थे। साइट के होश में आने पर किसी ने भी कुछ नहीं कहा और न ही साइट ने उन्हें पहचाना। यदि लियोनेल वहां होता तो वह तुरंत पहचान लेता कि ये दोनों वही नर और मादा जोड़ी हैं, जिन्होंने उसे वह निशान दिया था जो अब उसके माथे पर मंडरा रहा था। जब साइट ने अंततः अपनी आंखें खोली तो वे दोनों आगे बढ़े। अधिकारी फिन कमांडर का अभिवादन करते हैं। अधिकारी थॉर्न कमांडर का अभिवादन करते हैं। साइट ने उन दोनों की ओर उदासीनता से देखा। अधिकारी की उपाधि उनके संगठन में पदहीन होने का एक और तरीका थी, जबकि ये सभी अधिकारी अपने से ऊपर के लोगों को कमांडर कहते थे। ये कुछ वैसा ही था जैसे कुछ संस्कृतियां अपने से असंबंधित लोगों को भी चाचा या बड़ा भाई कहती थीं, लेकिन इस मामले में यह एक विनम्र संबोधन होने के बजाय संगठन के सच्चे सदस्यों और अयोग्य लोगों के बीच एक रेखा खींचने का एक तरीका था। मुझे सूचना मिली है कि लियोनेल मोरालेस नामक व्यक्ति इस शहर से होकर गुजरा है। आपके पास उसके ठिकाने और अन्य जरूरी जानकारी मुझे देने के लिए 10 मिनट है। आप जा सकते हैं। फिन और थॉर्न ठिठक गए, एक दूसरे की ओर देखते हुए उनके सिर अभी भी झुके हुए थे। साइट ने भौहें चढ़ाईं, क्या वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि कुछ गड़बड़ है। पुरुष अधिकारी फिन ने ध्यान से ऊपर देखा और शुरू से अंत तक सब कुछ समझाया।
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उसके बारे में हमें जो सबसे ताज़ा जानकारी मिली है वही ये है कि वह शहर छोड़कर जा चुका है। अगर कमांडर चाहें तो हम उसे वापस लाने के लिए मॉनिटरिंग ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सच तो ये था कि इन दोनों अफसरों को लियोनेल पर ज्यादा भरोसा नहीं था। हालांकि उन्होंने उसे दाग दिया, लेकिन यह जरूरत से ज्यादा सुविधा का मामला था। वे अच्छी तरह जानते थे कि यह मामला लियोनेल के लिए असुविधाजनक था और यह भी जानते थे कि इतना आगे बढ़ना जरूरी नहीं था, लेकिन फिर क्या? लियोनेल को इस बारे में क्या लगता था, इसकी किसे परवाह थी? उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि साइथ जैसा कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उतरेगा जिसे वे कोई महत्व नहीं देते। जब साइथ ने ये कहानी सुनी तो उसकी भौहें और गहरी हो गईं। अब यह मामला, जिसे वह गुप्त रखना चाहता था, संभवतः शहर में चर्चा का विषय बन गया था। अकेले में तो शायद ठीक होता, लेकिन असली समस्या ये थी कि अब लियोनेल और उनके संगठन के बीच का झगड़ा जगजाहिर हो चुका था। इस दाग को मिटाना नामुमकिन था। अगर कोई प्रत्यक्ष प्रमाण न भी हो, अगर लियोनेल का रहस्यमय समर्थन काफी मजबूत था, तो शायद उन्हें इसकी परवाह न हो और वे जिम्मेदार लोगों को मार ही डालें। सच्ची ताकत किसी को ऐसी ही शक्ति दे सकती है। साइथ की भौहें गहरी हो गईं, जिससे थॉर्न और फिन को ठंडा पसीना आ गया, यहां तक कि आमतौर पर भावशून्य थॉर्न भी कांपने से खुद को नहीं रोक सका। थोड़ी देर बाद साइथ की भौहें शांत हो गईं। जब दूसरे लोग उसे बलि का बकरा बना सकते थे, तो वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता था? किसने कहा था कि उसे सीधे तौर पर इसमें शामिल होना होगा? यह तो पहले से ही एक समस्या थी कि वह व्यक्तिगत रूप से यहां आए थे। लेकिन एक अच्छी खबर भी थी। एक तो वह एक निजी बंदरगाह से आया था। दूसरे, क्योंकि वह शुरू से ही गुप्त रहने की कोशिश कर रहा था, इसलिए सिर्फ यही दोनों उसके आगमन के बारे में जानते थे। और संयोग से लियोनेल के साथ सीधे संपर्क और बातचीत करने वाले भी सिर्फ यही दोनों थे। इससे सब कुछ एकदम सही और पक्का हो गया। अच्छा, साइथ अचानक बोला, उस पर कड़ी नजर रखना, बहुत बारीकी से। अगर वह हद से बाहर निकलने का जरा भी संकेत दे तो उसे कानून के मुताबिक सजा देने में संकोच न करना। मैं अगले कुछ समय तक इस शाखा का निरीक्षण करूंगा। जैसा आप आमतौर पर करते हैं वैसा ही करें। ऐसा कहकर साइथ दोनों अधिकारियों के पास से गुजरा और गलियारे में गायब हो गया, जिससे वे दोनों स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस जानकारी को कैसे लें। क्या इसमें कोई छिपा हुआ मतलब था? क्या उन्हें इसे सच मान लेना चाहिए था? क्या हम क्या करें? फिन का आत्मविश्वास भरा व्यंग्य कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह किसी घायल पिल्ले जैसा लग रहा था जिसे उसके मालिक ने छोड़ दिया हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। थॉर्न बहुत देर तक चुप रही। जाहिर है वह भी उलझन में थी। आखिरकार उसने हिचकिचाते हुए बात की, यह एक परीक्षा हो सकती है। कमांडर ने आते ही सबसे पहले लियोनेल के चरित्र के बारे में पूछा। यह स्पष्ट है कि यहां आने का उनका उद्देश्य इस युवक से जुड़ा था, लेकिन यह सुनकर कि हमारा उससे पहले भी लेन देन हो चुका है, वे आशंकित हो गए। इसके अलावा कमांडर केवल विशेष परिस्थितियों में इस्तेमाल किए जाने वाले निजी पैट के माध्यम से आया था। यह स्पष्ट है कि कमांडर हमें बलि का बकरा बनाना चाहता है। यह स्पष्ट है कि इस लियोनेल की पृष्ठभूमि उतनी सरल नहीं है जितनी हमने एक बार सोचा था। फिन इन शब्दों से कांप उठा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने भी पहले ही ये सोच लिया था, बस वो इस पर यकीन नहीं करना चाहता था। लेकिन यह अभी भी एक मौका है, थॉर्न ने धीरे से कहा। अगर हम इस लियोनेल को चुपके से मार सकें या बिना किसी नियम कानून के या किसी भी तरह की लापरवाही के उसे खुलेआम मार सकें, तो मुझे लगता है कि इस आपदा को हम ऊंचे ओहदे पर पहुंचाने के मौके में बदल सकते हैं। फिन ने अपना जबड़ा भींच लिया। उसे चुपके से मारना पहले ही नामुमकिन है, अब बस दूसरा विकल्प ही बचा है। मान गया। एकमात्र प्रश्न ये था कि वे इस लियोनेल को अपनी जान की कीमत की गलती करने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते थे। गलियारे के अंदर साइथ, जिसके बारे में दोनों को लगा था कि वह पहले ही जा चुका है, ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। ऐसा लगता है कि वह दोनों अधिकारियों के निष्कर्ष से पूरी तरह संतुष्ट था। ऐसा कहकर वह मुड़ा और सचमुच पूरी तरह से चला गया। ये फिर भी दिलचस्प है, साइथ ने मन ही मन सोचा। लगता है ये शाखा भगोड़ों के लिए हाई अलर्ट पर है, लेकिन संयोग से एक तृतीय आयामी चींटी को गिरफ्तार करने की हद तक अलर्ट क्यों? ये वाकई एक संयोग था। उनके संगठन का लियोनेल के साथ दो टकराव थे, दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि इस चतुर्भुज में कुछ दिलचस्प चल रहा था। चूंकि वह यहाँ था, इसलिए वह इसमें पैर डालकर लाभ भी कमा सकता था।
तारांकन तारांकन। दोनों अधिकारियों और साइद को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस युवक की वे हत्या की योजना बना रहे थे वह पहले से ही मौत के कगार पर था। लियोनेल अपने ही खून से लथपथ पड़ा था। अब तक लिटिल टॉली चिंतित होकर इधर उधर उछल रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लियोनेल के बाजू का निशान हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो लियोनेल अंदर से उबल रहा हो। निशान जलते हुए कोयले जैसा था जो लाल नारंगी रोशनी से चमक रहा था। ये वह क्षण था जब पहले से ही भयावह स्थिति और भी बदतर हो गई। निशान आखिरकार बढ़ना बंद हो गया और तेजी से सिकुड़ने लगा, लेकिन इस सिकुड़न के साथ एक जबरदस्त चूषण ऊर्जा भी आई। न सिर्फ लियोनेल का अपना खून अचानक उसके आसपास से निगल लिया गया, बल्कि उसके शरीर की ऊर्जा भी तेजी से खत्म हो रही थी। जल्द ही लियोनेल एक ऐसे मानव से जो फटने की कगार पर था, एक कंकाल में बदल गया, जिसके शरीर पर मांस का एक अंश भी नहीं बचा था। उसकी आंखें धंस गईं, उनकी सफेदी बेतहाशा झिलमिला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच अपने अंत पर पहुंच गया हो। लियोनेल की त्वचा उसकी हड्डी से सट गई। जल्द ही वह कागज के एक पतले टुकड़े की तरह चटकने और सूखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण महीन कांच की तरह टूटकर राख के ढेर में बदल जाएगी। तभी कुछ बदला। बदतम बदतम। लियोनेल की छाती इतनी जोर से हिली कि ऐसा लगा जैसे उसका दिल सीने से उछलकर बाहर आ जाएगा। उसकी पसलियों की आकृति उसकी इस हालत में इतनी साफ दिखाई दे रही थी कि अचानक हुई इस गतिविधि को धुंधला सा भी देखा जा सकता था। उसका ऐंठता हुआ शरीर एक बार फिर कांप उठा। इस बार उसके मुंह से काले खून की एक धार निकली और लियोनेल के पूरे शरीर में एक जानी पहचानी गर्मी फैल गई। यदि लियोनेल होश में होता तो उसके मन में अपने पिता के साथ बिताए दिन और वह घिनौनी हरी स्मूदी याद आ जाती, जिसे उसे हर रोज जबरदस्ती अपने गले में उतारना पड़ता था। लियोनेल को यकीन था कि वह अपने पिता के नुस्खों का मकसद पहले से ही समझ चुका था। मेटामॉर्फोसिस के बाद इन नुस्खों ने उसके शरीर को दूसरों की तुलना में तेजी से मजबूत बनाने में मदद की थी, जबकि वह किसी आक्रामक या शारीरिक क्षमता के साथ पैदा नहीं हुआ था। फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि ये फायदे बस कुछ देर तक रहने वाले दुष्परिणाम थे। ये उनकी असली ताकत का 1% भी नहीं थे। उस क्षण लियोनेल के शरीर में एक साथ 3 चीजें घटित होने लगीं। उनके बाएं गुर्दे में 100 कोशिकाओं का एक बड़ा फोर्स नोड उनके शरीर के बाकी हिस्सों से जुड़ गया था और पूरी ताकत से चमकने लगा था। उसके इथेरियल ग्लैबुला में आत्मिक शक्ति का एक अचानक उभार अपने चारों ओर हिंसक रूप से घूमने लगा, जिससे शीघ्र ही एक तीसरा तारा बन गया, जिसने शुद्ध ऊर्जा के स्पंदनों को बाहर की ओर भेजा। और उसके दाहिने गुर्दे में एक सुनहरा लाल पत्थर बनने लगा। नहीं, बल्कि यूं कहें कि वह फिर से बनने लगा था, और वह लियोनेल के किसी भी दूसरे नोड से कहीं ज्यादा बड़ा था। दरअसल वह बिल्कुल भी सामान्य नोड जैसा नहीं लग रहा था। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। लियोनेल को पहले इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन उसकी किडनी का एक हिस्सा काट दिया गया था। लेकिन यह इतना छोटा हिस्सा था कि जब उसने अपनी आंतरिक दृष्टि उस पर घुमाई तब भी उसे कुछ भी नजर नहीं आया। ये कहा जा सकता है कि यह बस कुछ हजार कोशिकाओं के बराबर जगह घेरता था। हालांकि इस समय न केवल वह स्थान जो काटा गया था अचानक एक भारी घूमती हुई सुनहरी लाल ऊर्जा से भर गया, बल्कि यह धीरे धीरे परिपक्व हो गया तथा लियोनेल के पूरे दाहिने गुर्दे को अपने कब्जे में ले लिया, जब तक कि यह पूरी तरह से रूपांतरित नहीं हो गया। कई दिनों तक चली इस प्रक्रिया में लियोनेल का दाहिना गुर्दा मांस और रक्त के एक सामान्य अंश से सोने और लाल रंग की चमक वाले एक रत्न में बदल गया। ये स्पष्ट था कि लियोनेल से जो कुछ भी काटा गया था वह न केवल ठीक हो गया था, बल्कि पहले की तुलना में अनगिनत गुना मजबूत भी हो गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने लियोनेल के 10वें नोड की जगह ले ली थी, लेकिन यह उसके बाकी नोड से कई गुना बड़ा था। किडनी भले ही कोई खास बड़ा अंग न रही हो, लेकिन फिर भी ये लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बनी होती है। लियोनेल के दूसरे नोड्स बनाने वाली 100 कोशिकाओं की तुलना में इसकी कोई उचित तुलना भी नहीं थी। इसके अलावा लियोनेल के नोड्स और नोडल पथों के आसपास आमतौर पर घूमने वाले बल की तुलना में यह ऊर्जा लियोनेल के संपर्क में आने वाली किसी भी चीज से कई स्तर ऊपर थी। ऐसा लग रहा था कि लियोनेल के पिता अपने बेटे को ठीक करने में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए थे। सामान्य तौर पर लियोनेल को लंबे समय में अपनी किडनी को इस अवस्था तक पहुंचने में मदद करनी होती, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब इसकी जरूरत नहीं होगी। उस क्षण लियोनेल के शरीर में होने वाले हिंसक परिवर्तन धीरे धीरे रुक गए।
जैसे ही उसका त्रितारा गठन पूरा हुआ, उसके रोमछिद्रों और मुंह से काले सड़े हुए तरल पदार्थ का एक उछाल निकला, जिससे प्रयोगशाला में भयंकर दुर्गंध फैल गई। उसी समय उसके दाहिने गुर्दे की सुनहरी लाल ऊर्जा उसके शरीर के बाकी हिस्सों से जुड़ गई, जिससे एक शुद्धिकरण प्रभाव पैदा हुआ जो लियोनेल के तीसरे तारे के गठन से भी सहज रूप से मेल खाता था। और अंततः इतना कुछ सहने के बाद लियोनेल का शरीर एक और अवरोध को तोड़कर सुपीरियर स्टेज में प्रवेश कर गया। उसके शरीर के भीतर ही सबसे बड़े बदलाव होने लगे। चाहे ये योजना हो या संयोग, लियोनेल के गुर्दे की सुनहरी लाल ऊर्जा उसके रूनों की बची हुई लाल ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होने लगी। जब लियोनेल लगभग असफल हो गया था और उसे रक्तरेखा विचलन का सामना करना पड़ा था, तब वह अंततः वापस लौटने में कामयाब रहा था, लेकिन उस अनुभव का उस पर अभी भी थोड़ा प्रभाव था। यही कारण था कि जब वह अपनी वास्तविक युद्ध अवस्था में प्रवेश करता, तो उसकी आंखों में शुद्ध बैंगनी रंग की बजाय लाल रंग की झलक भी दिखाई देती। ये लालिमा लियोनेल के गुर्दे की ऊर्जा को प्रिय लग रही थी और वे एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए। जल्द ही लियोनेल के रूनों की हल्की लालिमा और भी स्पष्ट हो गई। साथ ही कांस्य रंग की चमक बढ़ती गई और वह थोड़ा सा सुनहरे रंग की ओर झुक गया। लियोनेल के बाल भी इन परिवर्तनों से बच नहीं पाए, जो और अधिक सुनहरे हो गए, क्योंकि इस बार वे वास्तव में उसके तीसरे तारे के निर्माण से बच गए। लेकिन शायद सबसे बड़े बदलाव लियोनेल के इथेरियल ग्लेबेला में हुए। उस क्षण उसके स्ट्रोई स्टार उल्लू की मंद आत्मा भी प्रभावित हुई प्रतीत हुई। वास्तव में लियोनेल के मेटल सिनर्जी लाइनेज फैक्टर की तुलना में यह इस लाल सुनहरी ऊर्जा के साथ कहीं अधिक गहरे स्तर पर प्रतिध्वनित हुई, यहां तक कि 12 पक्षीय तारे के भीतर भी मंद परिवर्तन उत्पन्न करने के बिंदु तक। ये सारे बदलाव होते रहे, लियोनेल गहरी नींद में सोता रहा। उस दौरान खंडित घन की आत्मा को ये बात पसंद नहीं आई कि उसके अंदर इतनी गंदगी हो गई थी। इसलिए लियोनेल को उठाकर एबोट सेटिंग के स्नानागार में धकेल दिया गया, जबकि उसके द्वारा छोड़ी गई गंदगी को साफ किया जा रहा था। तारांकन तारांकन। लियोनेल अचानक हौंफते हुए उठा, उसके हाथ बेतरतीब ढंग से अपने शरीर को छू रहे थे, मानो ये सुनिश्चित कर रहे हों कि सब कुछ अभी भी वहीं है। तभी उसने राहत की सांस ली और उसे एहसास हुआ कि वह किसी तरह बिस्तर पर पहुंच गया था। क्या मैं असफल हो गया? लियोनेल ने आह भरी। अगर वह असफल भी हो जाता, तो भी वह खुद को भाग्यशाली समझता। आखिरकार ऐसी स्थिति में जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन ही था। पकड़ना। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। अगर वह असफल हो गया था, तो उसे कोई चोट क्यों नहीं लगी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह सिर्फ एक नोड ही बना पाया हो? ये पूरी तरह से असफल होने से भी बदतर था, क्योंकि इसका मतलब था कि अब उसके पास अपना 10वां नोड बनाने का कोई मौका नहीं था। लियोनेल कुछ उदास महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। वह उठकर बैठ गया, पैर पर पैर रखकर ध्यान में डूब गया। उसने अपने शरीर की स्थिति भी जांच ली। उसे हमेशा से पता था कि यह लगभग असंभव प्रयास है, लेकिन किसी कारणवश उसने कभी असफलता के बारे में सोचा भी नहीं था। लियोनेल ने सबसे पहले देखा कि उसकी शक्ति कुछ लाल रंग की हो गई थी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसके तीसरे तारे के बनने का नतीजा है, लेकिन जब उसने अपनी किडनी की स्थिति देखी तो वह अवाक रह गया। ये बहुत जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि लाल सुनहरी ऊर्जा उसके दाहिने गुर्दे से आ रही थी, जो उसके शरीर के भीतर एक रत्न की तरह चमक रहा था। क्या बकवास है! लियोनेल का हाथ अचानक उसके घाव की ओर बढ़ गया, उसकी निगाहें एक अदृश्य प्रकाश से चमक उठीं। सच तो ये था कि लियोनेल ने अपने निशान के बारे में कभी ज्यादा सोचा ही नहीं था। उसे इसके बारे में अपने पिता के नोट से पता चला था, लेकिन यह माया मकबरे में कदम रखने से पहले की बात थी। जब तक वह जिंदगी और मौत के इतने सारे हालातों से गुजरा और उसके हाथ शब्दकोश लगा, जिससे वह आखिरकार इसके बारे में और ज्यादा जान सकता था, तब तक ये निशान उसके दिमाग में भी नहीं रहा था। नतीजतन लियोनेल कभी पूछ ही नहीं पाया। सहज बल नोड। जब लियोनेल के मन में ये शब्द आए तो वह अचानक अपनी स्तब्धता से बाहर आ गया। उसे याद आया कि जब उसने पहली बार इनेट फोर्स नोड्स के बारे में जाना था, तब वह डायमेंशनल क्लींस पढ़ रहा था। रचनाकार ने उनका जिक्र किया था और यहां तक कहा था कि निर्मित फोर्स नोड्स भी कमजोर नहीं होते। लेकिन अपनी दाहिनी किडनी को देखकर लियोनेल को ये कल्पना करना मुश्किल हो रहा था कि उसके द्वारा बनाए गए बल नोड्स उसकी बराबरी कर सकते हैं। आकार, गुणवत्ता या मजबूती, चाहे वह किसी भी मामले में हो, उसकी दाहिनी किडनी अब तक देखी गई किसी भी किडनी से कहीं बेहतर थी। दरअसल यह उसकी लाइट एलिमेंटल फोर्स से भी बेहतर गुणवत्ता वाली थी, जो शुरू से ही एक असाधारण उच्च स्तरीय ऊर्जा थी। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। क्या इस निशान का मतलब यह था कि किसी ने उसके अंदर यह बल नोड डाल दिया था?
लेकिन अब तक उसे इस पर ध्यान क्यों नहीं आया? और यह इतना बड़ा क्यों था? क्या सभी जन्मजात बल नोड इतने बड़े होते हैं? लियोनेल ने अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हुए अपने दाहिने गुर्दे के नोड से संपर्क करने का प्रयास किया। लियोनेल के शरीर में अचानक एक तेज दर्द दौड़ गया। बल के एक छोटे से झोंके ने उससे ऐसा महसूस कराया जैसे अगर वह एक पल भी और ऐसे ही रहा तो उसका शरीर जलकर राख हो जाएगा। लियोनेल को ठंडा पसीना आने लगा और वह बेहोश हो गया। क्या बकवास है! वह तो अपनी इनेट फोर्स नोड का भी इस्तेमाल नहीं कर पाया। ये कैसा मजाक था? लियोनेल को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसने अपने पिता की अपेक्षा से बहुत पहले ही अपने इनेट फोर्स नोड को पुनः जागृत कर लिया था। लियोनेल को 10वां नोड बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। यह आत्मघाती था। उसने जो भी कोशिश की वह लोगों को पागल समझने के लिए काफी थी। दुर्भाग्य से या शायद सौभाग्य से परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करते हुए उसके कार्यों ने उसके सहज बल नोड के पुनर्जन्म को उत्प्रेरित किया। लेकिन इसने उसे उससे कहीं अधिक शक्तिशाली भी बना दिया जितना वह निपटने के लिए तैयार था। लियोनेल ने शब्दकोश निकालते हुए हार मान ली। उसे सचमुच कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? लियोनेल सीधे सवाल भी नहीं कर पा रहा था, बस यही पूछ पा रहा था। कैमलॉट की उथल पुथल से बाहर आने के बाद से शब्दकोश फिर से ठीक से काम करने लगा था। गुनगुनाहट, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट अल्पविराम क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। काफी देर तक सुनने और कई विशिष्ट प्रश्नों के बाद लियोनेल को समझ में आया। उसके अंदर जन्मजात बल नोड नहीं लगाया गया था। दरअसल ये बिल्कुल उल्टा था। बचपन में किसी ने उसका ऑपरेशन करके उसे निकाल दिया था। जब लियोनेल ने इस बारे में और जानना चाहा तो शब्दकोश ने उसे लगभग पूरी तरह से रोक दिया। उसे बस इतना ही समझ आया कि ऐसा उसके पिता के परिवार ने नहीं किया था, और वह भी सिर्फ कई अनुमानों के आधार पर। फिर भी अंततः जन्मजात बल नोड शुरू से ही लियोनेल का था। यह उसके अस्तित्व में ही लिखा हुआ था। उसे बस पुनर्जन्म के लिए एक उत्प्रेरक की आवश्यकता थी। अंततः वो उत्प्रेरक किसी की भी अपेक्षा से बहुत पहले आ गया। अंततः लियोनेल को पता चला कि यह ऊर्जा क्या थी। गुनगुनाहट, स्कारलेट स्टार फोर्स। लियोनेल, जो ये जानने के बाद अभी भी थोड़ा खराब मूड में था कि बचपन में उसकी जानकारी के बिना उसका ऑपरेशन किया गया था, उसने अपनी भौहें उठाईं। वह बल क्या है? गुनगुनाहट, सीड का जवाब देते हुए, स्कारलेट स्टार फोर्स एक उत्परिवर्तित लाइट एलिमेंटल फोर्स है जिसने फायर एलिमेंटल फोर्स और स्टार एलिमेंटल फोर्स की विशेषताएं प्राप्त कर ली हैं। यह इन तीनों का संतुलन है जो एक बिल्कुल नई ऊर्जा का निर्माण करता है जो तीनों एलिमेंटल प्रकारों में शीर्ष पर है। ओह, ये तीनों में किस स्थान पर है? गुनगुनाहट, ये स्टार एलिमेंटल फोर्सेस में शीर्ष 10 में आता है। लाइट एलिमेंटल फोर्सेस में ये शीर्ष 3 में आता है। फायर एलिमेंटल फोर्सेस में ये पहले नंबर पर आता है। लियोनेल हैरान रह गया। ये पहली बार था जब शब्दकोश ने उसे किसी चीज की ताकत के बारे में इतना निश्चित जवाब दिया था। ये तथ्य कि उसका जवाब इतना निर्णायक और स्पष्ट था, लियोनेल को एहसास हुआ कि उसकी स्कारलेट स्टार फोर्स शायद उसकी कल्पना से परे थी। खुद को शांत करने के लिए कई गहरी सांसें लेने के बाद लियोनेल ने अपने मन में आया अंतिम प्रश्न पूछा। स्कारलेट स्टार फोर्स किन क्षमताओं के लिए जानी जाती है? गुनगुनाहट, विनाश, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लियोनेल अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर सदमे का भाव था। यह एक साफ, सीधा और बिना किसी उलझन वाला जवाब था। इसे इससे ज्यादा जोरदार ढंग से नहीं बताया जा सकता था, और लियोनेल ने इस पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया। उनका स्कारलेट स्टार फोर्स दमनकारी गर्मी या मजबूत शक्ति के साथ नुकसान पहुंचाने जितना सरल नहीं था। लियोनेल ने सचमुच महसूस किया कि जब भी वह ऊर्जा को देखता था तो उसकी कोशिकाएं काम उठती थीं, जैसे कि वे अब और जीना ही नहीं चाहती थीं। बल का ये स्तर, ऊर्जा का ये गुण, अपने आप में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो वर्तमान लियोनेल की समझ से कहीं परे था। एक पल के लिए इसे देखने के बाद ही लियोनेल को लगा जैसे उसके मन की बेड़ियां ढीली पड़ रही हों, और यह एहसास उसके स्वप्नलोक में स्थित चतुर्थ आयामी बल कला जितना ही गहरा था। एकमात्र अपवाद यह था कि यह स्कारलेट स्टार फोर्स उसे असंख्य चीजों के बजाय केवल एक चीज सिखाने की कोशिश कर रही थी। कैसे नष्ट करें? जब लियोनेल ये जानने के लिए प्रयोग करना चाहता था कि उसकी वास्तविक सीमाएं क्या हैं, तो वह ठिठक गया। उसकी निगाहें उसके कमरे की छत तक उठ गईं। कोई उसके ऊपर था। बात है, अंकल जिमो, हम क्यों रुक गए? एक एस्कॉर्ट के बीच से एक युवती की आवाज आई। दरअसल यह कोई साधारण युवती नहीं थी, बल्कि सिल थी, उस महिला की दोस्त जो लियोनेल की इस दुर्दशा का कारण थी। और विडंबना यह है कि शायद यही वजह थी कि लियोनेल अभी भी जिंदा है।
अनुरक्षक दल काफी लंबा था, जिसमें कम से कम 50 लोग थे। एक बड़े रथ को छोड़कर, जिससे सिल की आवाज आ रही थी, बाकी लोग दो सींगों वाले अजीबोगरीब युद्ध के घोड़े सवार थे, जिनका पेट मोटे शल्कों से ढका था। अंकल जिमो वही बुजुर्ग आदमी थे जिनके बाल बिखरे हुए थे और जो कुछ दिन पहले सिल्कोरी से ले गए थे। लेकिन उस वक्त वे एस्कॉर्ट के सबसे आगे खड़े थे, उनके हाथ पीठ पर बंधे थे और उनकी नजरें सिकुड़ी हुई थीं। दिक्कत ये थी कि वो खाली जगह में घूर रहे थे। घने जंगल के बीच उनके सामने एक अस्त व्यस्त सड़क के अलावा और कुछ नहीं था। जब सभी लोग ये सोचने लगे थे कि अंकल जिमो पागल हो गए हैं, तभी जमीन थोड़ी सी कांपी और एक युवक धीरे से प्रकट हुआ। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उसके चारों ओर घूम रही हो। युवक ने भारी चमड़े का लबादा पहना हुआ था, जिससे किसी जानवर जैसी जंगली हवा निकल रही थी। उसके सुनहरे और कांसे जैसे चमकते बाल हवा में हल्के से लहरा रहे थे, जिससे उसके तीखे और आकर्षक चेहरे मोहरे और भी निखर रहे थे। यद्यपि उसकी आंखों का रंग हल्का हरा था, फिर भी उनमें एक छिपी हुई तीक्ष्णता थी जो इतने बड़े समूह के सामने भी शांत बनी रही। ये स्पष्ट था कि यही युवक अभी भी तीसरे आयाम में था। आंतरिक दृष्टि वाला कोई भी व्यक्ति उसके आसपास की दुनिया के धुंधले अस्वीकार को देख सकता था। फिर भी किसी तरह वह जो दबाव दिखा रहा था, वह उससे कहीं ज्यादा था। अंकल जिमो की नजरें सिकुड़ गईं। क्या कोई कारण है जिसके लिए आपने मुझे बुलाया? लियोनेल ने पूछा। अनगिनत निगाहों के बावजूद उसकी आवाज स्थिर और शांत थी। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस भ्रम को तोड़ दिया हो जिसमें सब अभी तक थे। चाहे संयोग हो या बनावटी, पिछले लियोनेल के आभामंडल ने कुछ चीजों को नजरअंदाज कर दिया था। एक तो अब तक किसी ने उसके गले में पड़े छोटे से मिंक पर ध्यान नहीं दिया था। और सबसे जरूरी बात, अब तक किसी ने उसके माथे के सामने मंडराते काले निशान पर भी ध्यान नहीं दिया था। यह एहसास होने पर अंकल जिमो की अभिव्यक्ति पहले से भी अधिक शत्रुतापूर्ण हो गई, जिससे लियोनेल की भौहें तन गईं। लियोनेल अपने माथे पर लगे इस निशान की वजह से लोगों के दुश्मनी से बहुत तंग आ चुका था। उसने शहर भी छोड़ दिया था, फिर भी ये बेतुकी बातें हो ही गईं। सबसे बुरी बात यह थी कि लियोनेल को पूरा यकीन था कि वह इस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता। उसे चौथे आयाम के बारे में इतना भी ज्ञान नहीं था कि वह इस आदमी के आंकड़े ठीक से नाप सके, लेकिन उसे बस इतना पता था कि यह अंकल जिमो उसके पिछले रूप से कहीं ज्यादा ताकतवर है। जहां तक उसके वर्तमान रूप की बात है, लियोनेल को कोई अंदाजा नहीं था, उसे अपनी सीमाएं नापने का मौका भी नहीं मिला था। अंकल जिमो ने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे लियोनेल की भौहें गहरी हो गईं। मेरा सुझाव है कि तुम अपना ध्यान रखो। मैं ज्यादा मूड में नहीं हूं, लियोनेल ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम बिना वजह मुझ पर हमला करने पर अड़े रहे तो मैं तुम्हारे पूरे दल को जानवरों और अपाहिजों से घेर दूंगा। लियोनेल के अचानक कहे शब्दों ने अंकल जिमो को स्तब्ध कर दिया। शायद उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तीसरे आयाम में कोई उनसे इस तरह बात करेगा। चौथे आयाम में भी ऐसे शब्द कहने की हिम्मत रखने वाले कम ही थे। हालांकि लियोनेल स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं पर ध्यान देने के मूड में नहीं था। पहले तो उसे गुलाम जैसा करार दिया गया, फिर उसे सोने की जगह दिए बिना शहर से बाहर निकाल दिया गया, फिर अपनी सफलता के दौरान वह लगभग मर ही गया, और फिर उसे पता चला कि किसी ने उसकी बचपन की कोई चीज छीन ली है। हालांकि अब उसे वह वापस मिल गई थी, लेकिन लियोनेल के व्यक्तित्व को देखते हुए वह अभी भी थोड़ा नाराज था। और अब बिना कुछ कहे उसे पार करने के बजाय इस शापित बूढ़े आदमी ने उसे जमीन से बाहर निकालने के लिए पूरे अनुरक्षण को रोक दिया और अचानक उसे उस चीज के लिए निशाना बनाना चाहा जो उसकी गलती नहीं थी। लियोनेल ने पाया कि जैसे जैसे समय बीतता गया, बकवास के लिए उसका धैर्य कम होता गया। इस नई विश्व व्यवस्था में जितना ज्यादा समय वह बिताता गया, उसका करिश्माई सहज स्वभाव उतना ही कम होता गया। अंकल जिमो के हैरान चेहरे पर अचानक एक व्यंग्य और फिर हंसी छा गई। सिर्फ वही नहीं, बल्कि उनके साथ मौजूद कई सैनिक और योद्धा भी अब और नहीं रुक पाए। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लियोनेल ने उनकी उपहासपूर्ण हंसी नहीं सुनी। उसने अपनी हथेली पलटी, उसके हाथ में एक गहरा काला धनुष दिखाई दिया। ऊपर घने पत्तों के बीच से आती धूप भी पूरी तरह से उसकी सतह तक ही सीमित रह पा रही थी। लियोनेल के कंधे पर बैठा छोटा मिंक अपने छोटे छोटे नुकीले दांत दिखाते हुए गुर्रा रहा था। लियोनेल का आभामंडल एक बार फिर बदल गया और तेज हो गया। हल्की ठंडी हवा उसके चारों ओर घूम रही थी, जिससे उसके पैरों के पास पड़े सूखे पत्ते इधर उधर घूमने लगे। उसने सहजता से एक तीर लगाया और अनुरक्षक का सामना किया। उसकी उदासीन निगाहें जिमो पर टिकी रहीं। एक पल में साफ हो गया कि वह मजाक नहीं कर रहा था।
अगर यह बुरा आदमी उसे यूं ही परेशान करता रहा तो वह सचमुच कुछ कर बैठेगा। अंकल जिमो ने हंसना बंद कर दिया और भौहें चढ़ा ली। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि कोई भी जानवर तुम्हारे मात्र तृतीय आयामी बल से आकर्षित होगा? क्या तुम्हें लगता है कि तुमसे निपटने के लिए मुझे अपने चतुर्थ आयामी बल की आवश्यकता होगी? क्या तुम्हें लगता है कि यह एक परीक्षा है? लियोनेल की निगाहें भावशून्य रहीं, मानो उसने जिमो की बातें सुनी ही न हो। उनका पूरा व्यवहार यही कह रहा था कि मुझे आजमाओ। उसकी अपनी तृतीय आयामी शक्ति यहाँ विकलांगों को आकर्षित नहीं करेगी, लेकिन अगर उसने अपनी शीतकालीन 4 ऋतुओं के क्षेत्र की समझ को सक्रिय कर दिया तो क्या होगा? वह क्रिस्टलीकरण के शिखर पर पहुंच ही चुका था। अगर वह यही अपनी आत्मिक शक्ति के साथ चौथे आयाम में प्रवेश कर गया तो क्या होगा? और अगर उसने इन सब बातों को नजरअंदाज भी कर दिया तो उसकी लाल तारा शक्ति का क्या होगा? क्या दुनिया में कोई ऐसा जानवर या विकलांग था जो उसके प्रलोभन का सामना कर सके? इस समय लियोनेल सचमुच जिमो को कार्रवाई करने की चुनौती दे रहा था। वह इस घमंडी बदमाश को यहीं दफनाने में खुशी खुशी कामयाब हो जाएगा। उसी समय अंकल जिमो और भी ज्यादा नाराज हो रहे थे। एक मामूली थर्ड डायमेंशनल चींटी ने उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? सबसे बुरी बात तो ये थी कि उन्होंने लियोनेल को उसकी झूठी बातों पर खरी खोटी सुनाने की हिम्मत ही नहीं की। भले ही उसे सचमुच लगता था कि लियोनेल बकवास कर रहा है, फिर भी जिमो की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी थी। भले ही सिर्फ 1% भी संभावना हो, उसे जोखिम न उठाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। उसकी निगाहें लियोनेल की ओर घूरते हुए कठोर हो गईं, लेकिन लियोनेल ने बिना किसी चिंता के उसकी नजरों से नजरें मिला लीं। यह आप है? अचानक एक आवाज वातावरण में गूंजी। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। उसने न सिर्फ आवाज पहचान ली, बल्कि उसे सुनते ही वह पहले से भी ज्यादा नाराज हो गया। उसी समय 2 महिलाएं गाड़ी से बाहर झांकती हुई दिखाई दीं, जिनमें से एक रीति, वही महिला जिसने इस दुनिया में लियोनेल के लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी की थीं। जैसे ही उसने कुछ कहा, लियोनेल की तीखी नजर उस पर पड़ी, जिससे उसकी सांस लेने की तकलीफ कई गुना बढ़ गई। वह जहां खड़ी थी वहीं लगभग गिर पड़ी। अंकल जिमो ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन शू, वह अभी आगे बढ़ा ही था कि एक तीर उसके पैर से मुश्किल से 1 सेंटीमीटर पहले आकर लगा। उसी क्षण वह ठिठक गया। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे तीर का खतरा महसूस हुआ था। तीर धीमा था और उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए उससे बच निकलना संभव था। समस्या ये थी कि उसने अपना पैर भी नहीं उठाया था कि तीर उसके ठीक सामने उसी जगह आकर लगा जहां वह कदम रखना चाहता था। अचानक रुकने के कारण उसकी गति पीछे की ओर मुड़ गई, जिससे उसे एक ऐसा तीर लगा जो उसके लिए घातक नहीं था, जिससे वह हास्यास्पद प्रतीत हुआ। लियोनेल की नजर री से हटकर अंकल जिमो पर जा टिकी और उसका चेहरा और भी ठंडा हो गया। अब जब उसे पता चला कि इस एस्कॉर्ट का नेतृत्व वही औरत कर रही है, तो उनके बारे में उसकी धारणा और भी खराब हो गई। लड़का, जिमो की आवाज धीमी गड़गड़ाहट में निकली। अंकल जिमो, रुकिए। सिल की आवाज ने अचानक माहौल को फिर से शांत कर दिया। नौजवान, क्या हम कुछ बातें करें? लियोनेल ने फिर से भौहें सिकुड़ी और जिमो से नजरें फेर लीं। ये औरत क्या चाहती थी? लियोनेल की प्रतिक्रिया से सिल थोड़ा अचंभित हुई। कौन सा युवक उसके जैसी खूबसूरत लड़की से बात नहीं करना चाहेगा? आखिर उसकी समस्या क्या थी? हालांकि उसकी कुलीन परवरिश के कारण ऐसे विचारों का उसके मन में आना नामुमकिन था। दरअसल ये उसके बस क्षणिक विचार थे जिन पर उसने शुरू में ज्यादा समय नहीं लगाया था। क्या तुमने उसे नहीं सुना? जब लियोनेल सोच ही रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, तभी एक अजीबोगरीब युद्धक घोड़ों पर सवार एक युवक ने लियोनेल को घूरा। साफ था कि वह लियोनेल के रवैये से बिल्कुल नाखुश था। आखिर इन लोगों को क्या हो गया है? लियोनेल अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा लग रहा था मानो वह जिस किसी से भी मिलता था, उसे परेशान करना अपना कर्तव्य समझता था। अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो मौजूदा व्यवस्था में कुछ भी गलत नहीं है। मुझे तुम्हारे जैसी हवा में सांस लेने के लिए फिर से हमला सहना बिल्कुल पसंद नहीं। लियोनेल ने उदासीनता से कहा। सिल इन शब्दों से और भी स्तब्ध रह गया, जबकि जिमो का चेहरा गहरा गया। बोलने वाले युवक के हाथ बगल में पड़ी तलवार पर चले गए। ऐसा लग रहा था कि उसका भी धैर्य जवाब दे रहा है। किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ कि लियोनेल के शब्द सही थे, भले ही वे कुछ हद तक असभ्य थे। उसे धरती की गहराई से सिर्फ इसलिए घसीटा गया था क्योंकि वह उनके रास्ते में था। कौन जानता था कि अगर उसने सचमुच ये सलाह मान ली होती तो क्या होता? उसकी कोई मौत की इच्छा नहीं थी।
लियोनेल ने शुरुआत में खुद को सड़क के इतने पास इसलिए खड़ा किया क्योंकि जानवर इंसानों की आबादी से दूर रहते हैं, इसलिए उनके इंसानों के आसपास आने की संभावना कम होती है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह तार्किक फैसला उसे मुसीबत में डाल देगा। री ने पैर पटकते हुए कहा, वह बहुत बदतमीज है सिल। अंकल जिमो से उसे पिटवा दो ताकि हम यहां से जा सकें। लियोनेल की नज़र एक बार फिर री पर पड़ी, जिससे उसके बाकी शब्द उसके गले में ही अटक गए। वह जो कुछ कहना चाहती थी वह एक सिसकी में निकल गया, उसके सीने में ही मर गया। सिल ने गाड़ी की खिड़की से झांकने से पहले एक क्षण के लिए री को सांत्वना दी। उसने लियोनेल को काफी देर तक देखा। वह उत्सुकता से खुद को रोक नहीं पाए, साथ ही उसे थोड़ा अपराधबोध भी हुआ। उसने लियोनेल की कुछ ऐसी बातें सुनी थीं जो उसके दोस्त की हरकतों की वजह से शहर में झेलनी पड़ी थीं। उसका आक्रामक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये भी कहा जा सकता है कि री को एक ऐसी नौकरी दिलाने में उसकी भी कुछ हद तक गलती थी जिसके लिए वह योग्य नहीं थी। सिल हिचकिचाया। उद्धरण चिन्ह ... मुझे एक गार्ड की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो तनख्वाह अच्छी है। जिमो के चेहरे के भाव बदल गए। पहरेदार? उससे बेहतर पहरेदार कौन था? अगर वह असफल भी हो जाता तो भी 50 और थे। और अगर वे 50 असफल भी हो जाते तो भी इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए चुने हुए युवा मौजूद थे। और अगर किसी ईश्वरीय कृपा से ये सब असफल भी हो जाता तो भी एक प्रतिष्ठित परिवार की युवा कुमारी होने के नाते उसके पास जीवन रक्षक उपाय मौजूद थे। उसे तीसरे आयामी रक्षक की क्या आवश्यकता थी? सिल की गाड़ी के पास युद्ध के घोड़े पर सवार युवक का चेहरा बहुत ही खराब था। नए गार्ड की मांग करने पर उसने खुद पर क्या प्रभाव डाला? लेकिन लियोनेल के शब्दों ने इसे और बदतर बना दिया। मुझे बॉडीगार्ड बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस बिना निशाना बनाए यहां से जाना चाहता हूं। लियोनेल ने साफ साफ कहा। हालांकि उसे जानकारी हासिल करने के लिए किसी संगठन की जरूरत थी, लियोनेल को इस बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे आईना को ढूंढने का कोई रास्ता ढूंढना था, या कम से कम उसे ढूंढने के लिए मजबूर करना था, और ऐसे समूह में शामिल होना जो उसके प्रति इतनी स्पष्ट दुश्मनी रखता हो, वह बिल्कुल नहीं चाहता था। सिल एक बार फिर उलझन में पड़ गई। उसने अच्छा बनने की कोशिश की, लेकिन अगर लियोनेल नहीं चाहता था तो उसके पास उसे अपनी दयालुता स्वीकार करने के लिए मजबूर करने का कोई रास्ता नहीं था। बेशक अगर लियोनेल को उसके विचार पता होते तो वह सोचता कि वह अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचती है। उसका रक्षक बनना उसकी दयालुता थी। यहाँ मौजूद लोगों की तुलना में भले ही उसकी शारीरिक शक्ति उसकी बराबरी न कर पाती हो, उसकी आंतरिक दृष्टि निश्चित रूप से बेजोड़ थी। अकेले खतरे से बचकर उसे सुरक्षित रखने की उसकी क्षमता यहाँ मौजूद सभी लोगों से बेहतर होगी। भले ही यह उसकी आंतरिक दृष्टि का मामला न भी हो, लियोनेल को अपनी प्रतिभा की बेहतर समझ होने लगी थी और इस नई विश्व व्यवस्था में जैसे जैसे वह ज्यादा समय बिताता गया, वह दूसरों से कैसे मेल खाता था। शायद 1 महीने जैसे छोटे से समय में सिल की हिम्मत ही नहीं होती कि वह उससे ऐसी कोई बात पूछ सके। एक पल की घबराहट के बाद सिल को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जिल्ला, तुम्हारा कोटा रद्द कर दिया गया है। नौजवान, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे कैफिर परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसकी जगह ले लो। तुम क्या सोचते हो? अजीबोगरीब शल्कदार युद्ध के घोड़े पर सवार युवक स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर जो भी दुश्मनी और नफरत थी वह अचानक निराशा में बह गई। गाड़ी के अंदर से एक नाजुक आवाज सुनाई दी। हालांकि लियोनेल समझ नहीं पा रहा था कि किसने बात की है, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शब्द उसकी छवि के एक चित्र में प्रकट हो गए हों। वह भव्य, निर्मल और बेदाग थी, ठंडी हवा में किसी सुगंधित बयार की तरह बह रही थी। लियोनेल को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन वह तुरंत हाँ कहने के लिए बाध्य हो गया। बहरहाल बाकी सब लोग अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध थे। जिलार की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि सिल, जो लियोनेल को अपना अंगरक्षक बनाना चाहता था, और जिमो, जो अभी कुछ देर पहले लियोनेल को मारना चाहता था, भी स्तब्ध रह गए। लियोनेल को शायद ये पता नहीं था कि किसने बात की थी, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि वह कौन था। वह कोई और नहीं बल्कि परिवार की भावी कुलमाता थी, जिसे री और सिल दोनों ही अपनी भाभी कहते थे, और वह सिल के एकमात्र बड़े भाई मालकिन हीरा की पत्नी थी। सिल की तुलना में इस औरत का कहना लगभग कानून था। चूंकि उसने कह दिया था, इसलिए सब कुछ लगभग अंतिम था। बात यहां तक पहुंच गई थी कि अगर लियोनेल भागना भी चाहे तो जिमो उसे भागने नहीं देगा। दरअसल बात यहां तक पहुंच गई थी कि लियोनेल के प्रति जिमो की कोई भी दुश्मनी उसके दिल में ही दबी रह सकती थी।
माहौल में अचानक आए बदलाव को महसूस करते हुए लियोनेल को ये समझ आ गया कि इस प्रस्ताव को ठुकराना कोई विकल्प नहीं है। लेकिन ये औरत किस कोटे की बात कर रही थी? इस बार उसे किस मुसीबत में डाल दिया गया था? लियोनेल गाड़ी में पूरी तरह भावशून्य बैठा था, मानो वह बाहर से आ रही असंख्य निगाहों को महसूस ही नहीं कर पा रहा था। सच तो ये था कि अगर वह थोड़ा कम चमड़ी वाला होता तो उसे भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। गाड़ी में वह अकेला आदमी था और इसकी वजह भी काफी शर्मनाक थी। उसे घोड़े की सवारी से सचमुच नफरत थी। लियोनेल एक कोने में अकेला बैठा रहा, हवा में फैली खुशबू को नजरअंदाज करता रहा। शुरू से ही ऐसी चीजों से उसका मन इतना प्रभावित नहीं हुआ था। यहां तक कि खूबसूरत मालकिन हीरा ने भी बस एक पल के लिए ही उसका ध्यान खींचा, फिर उसकी तरफ देखा ही नहीं। वाकई वह बहुत खूबसूरत थी। दरअसल ऐसा लग रहा था कि लियोनेल हर दूसरे महीने एक नई, सबसे खूबसूरत औरत से मिलेगा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। मानो वे सब पेड़ों पर उगी हों और गुणवत्ता के हिसाब से उसके लिए चुनी जा रही हों। लेकिन लियोनेल जानता था कि सच्चाई ये थी कि जितनी ज्यादा शक्तिशाली महिलाएं होती थीं, वे उतनी ही ज्यादा खूबसूरत लगती थीं। यह शायद सिर्फ विकासवाद का मामला था। हालांकि हीरा विशेष रूप से परी जैसी लग रही थी। लहराते सफेद बाल, दो क्रिस्टल जैसी चमकती नीली आंखें, एक नाजुक ढंग से गढ़ी हुई नाक। उसके गालों की हल्की लाली से लेकर उसकी उंगलियों की पतलीता तक सब कुछ एक पुरुष को मोहित करने के लिए पूरी तरह से गढ़ा गया था। इससे लियोनेल को आईना के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा, उनकी समानताओं के लिए नहीं, बल्कि उनके अंतरों के लिए। लियोनेल की आईना की यादें उतनी खूबसूरत नहीं थीं। दरअसल जब आईना कपड़े पहनती थी और एक शर्मीली, संकोची महिला की छवि पेश करती थी, तब भी उसे हमेशा उसकी सांवली त्वचा का एहसास होता था। बेशक धरती पर, कम से कम दुनिया के पश्चिमी हिस्सों में, महिलाओं ने टैनिंग को एक चलन के रूप में अपनाया। यह एक ऐसा चलन था जो 21वीं सदी से लेकर आज तक मजबूती से कायम है। लेकिन लियोनेल जानता था कि आईना बनावटी टैनिंग या धूप में आराम करने वाली इंसान नहीं है। अवचेतन रूप से वह हमेशा जानता था कि उसका टैन किसी और वजह से आया होगा। दरअसल आईना के टैनिंग की वजह से ही लियोनेल की उसमें पहली बार दिलचस्पी हुई थी और आखिरकार उसकी जिज्ञासा ने उसे जीत लिया। विचारों में डूबा लियोनेल अचानक मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसकी बहुत याद आ रही हो। वह फिर से उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तरस रहा था। जिन योद्धाओं ने खिड़की से लियोनेल की मुस्कुराहट देखी, वे पुनः क्रोधित होने से पहले स्तब्ध रह गए, विशेषकर जब उन्होंने देखा कि री और सिल कुछ हद तक अचंभित हो गए थे। लियोनेल ने अपने आसपास के लोगों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान ही नहीं दिया। जब उसने आंखें बंद कर ली और ध्यान की अवस्था में उस नन्हे मिंट को अपनी बाहों में समेट लिया, उस पल ऐसा लगा जैसे उसके आसपास की हवा धीरे धीरे बदल गई हो। हालांकि वह पूछना चाहता था कि उसने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है। क्योंकि मालकिन हीरा ने कुछ नहीं कहा था, इसलिए वह चुप ही रह सकता था। अपनी सपनों की दुनिया में वह बिना एक इंच भी हिले खुद को बेहतर बना सकता था। जैसे ही लियोनेल ध्यान में डूबा, री ने उसकी बाहों में लेटे छोटे मिंट की ओर ईर्ष्या से देखा, जिससे सिल खिलखिला उठी। जो व्यक्ति उससे डरने का दावा करता है, आप निश्चित रूप से उसके साथ बहुत अधिक बातचीत करते होंगे, उसने चिढ़ाते हुए कहा। री ने मुंह बनाया, मैं तो बस इसे सहलाना चाहती थी, मैं इसे सहला क्यों नहीं सकती। नन्ही ब्लैक स्टार ने री को देखने के लिए अपनी एक आंख खोली, फिर उसे बंद कर लिया और उसे फिर से अनदेखा कर दिया। इस उपेक्षा ने उसे गुस्से में लगभग पैर पटकने पर मजबूर कर दिया। हीरा दोनों लड़कियों की हरकतों के दौरान चुप रही और लियोनेल की ओर उत्सुकता भरी निगाहों से देखती रही। दिलचस्प, उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा। अल्पविराम। लियोनेल का मन पूरी तरह से उसके सपनों की दुनिया में समा गया। उस समय वह अपने मन को 9 हिस्सों में बांट सकता था, इसलिए उसने एक को अपने मुख्य शरीर के आसपास की गतिविधियों पर नजर रखने का काम सौंपा, जबकि बाकी सब उसमें डूब गए। मैंने अब तक 300 भालों में महारत हासिल कर ली है। अगर मैं चेन डोमेन को पूरी तरह से समझना चाहता हूं, तो मुझे अभी भी 1700 और भाले सीखने होंगे। लियोनेल ने आह भरी, उसे 300 या उससे ज्यादा भालों के उस आंकड़े तक पहुंचने में महीनों लग गए। शायद उसे सिर्फ एक भाला क्षेत्र को समझने में ही बरसों लग जाते, लेकिन ये भाला क्षेत्र के दायरे में मौजूद भालों का 1% भी नहीं था। काश मैं अब सफलता प्राप्त कर पाता। लियोनेल जानता था कि उसकी क्षमता सीधे उसकी आत्मिक शक्ति से जुड़ी है। अगर वह इसके जरिए चौथे आयाम में पहुंच जाता, तो उसकी क्षमता निश्चित रूप से एक नए स्तर पर पहुंच जाती। लेकिन जंगल में ऐसा करना बहुत खतरनाक था।
यही असली वजह थी कि लियोनेल ने पहले एक ही बार में सारी ओस निगल ली थी। वह अपनी शक्ति खत्म होने और वायुमंडल से बाहर निकलने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। अगर वह ऐसा करता तो शायद वह भीड़ में घिर जाता और मर जाता। दुर्भाग्य से उसके पास ओस नहीं बची थी, और अगर बची भी होती तो वह ओस उसकी आत्मिक शक्ति के अनुकूल नहीं होती क्योंकि वह सामान्य शक्ति थी। इसके अलावा वह केवल तीसरे आयाम की थी, चौथे आयाम की नहीं, इसलिए वह बिल्कुल भी उपयोगी नहीं थी। लियोनेल ने सिर हिलाया। अगर उसे शहर से बाहर न निकाला गया होता तो यह कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जिंदगी न्यायपूर्ण नहीं थी। शायद मुझे उन 4 मौसम बल कलाओं को स्वप्न में मूर्त रूप देने का प्रयास करना चाहिए। लियोनेल ने इस विचार को तुरंत ठुकरा दिया। ऐसा करने के लिए उसे उन्हें स्नोग्लोब से बाहर निकालना होगा। हीरा जैसा चतुर व्यक्ति उनकी विशिष्टता को जरूर पहचान लेगा। तब तक यह आश्चर्य की बात होगी कि क्या वह उन्हें रख भी पाएगा। लियोनेल इतना मूर्ख नहीं था कि वह सिर्फ इसलिए हीरा को एक अच्छा इंसान मान ले क्योंकि वह सुंदर थी और उसकी आवाज मधुर थी। तो फिर ऐसा लगता है कि मेरा एकमात्र विकल्प अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को समझने और अधिक भालों को समझने पर ध्यान केंद्रित करना है। लियोनेल ने सिर हिलाया। सचमुच बहुत सी चीजें थीं जो उसे सीमित कर रही थीं। इंतजार। लियोनेल की नजर अचानक तेज हो गई। उसने अपने सपनों की दुनिया के सबसे ऊपरी हिस्से की ओर देखा और उसकी नजरें बलकला के एक विशाल गोले से टकरा गईं। एक विचार के साथ लियोनेल के हाथों में एक भाला प्रकट हुआ। वह पंखों से जड़ा हुआ था और छूने में काफी हल्का लग रहा था। इसके अलावा वह बेहद लचीला था। लियोनेल की कलाई के जरा से भी हिलने पर लहराने लगता था। वह भाले से ज्यादा किसी ढीली डोरी या चाबुक जैसा लग रहा था। यह उन भालों में से एक था जिसमें लियोनेल को अभी तक महारत हासिल नहीं थी। लियोनेल ने गोलाकार फोर्स आर्ट से आंखें मिलाईं और अचानक भाला लहराया। वह तुरंत ज्ञान की अवस्था में पहुंच गया। उसे अंदाजा नहीं था कि जैसे ही उसने ऐसा किया, हीरा की नजर अचानक किसी चील की तरह खुल गई। लियोनेल के आसपास का माहौल एक बार फिर बदल गया था। शुभ वायु।